दोस्तों, मैं हूं नीतीश पाटिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो बेसिकली ये एक हेल्थ इंश्योरेंस का एक वीडियो है। अगले 10 मिनट में आपको मदद करूंगा समझने में कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के समय आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम बार-बार तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते नहीं हैं। जब हमें एक बार हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, तो हम कई बार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के एजेंट से बातचीत करते हैं। तो मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्लान आपको बताए जाते हैं एंड कई सारी चीज़ें उसमें सही होती है, कई सारी चीज़ें की हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अगले 10 मिनटों में या इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ हिंदी में कि कैसे कुछ पॉइंट्स को यदि हम ध्यान दें, तो हम एक सही पॉलिसी लेने का डिसीज़न ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय ध्यान में रखना होगा कि वो चीज़ इस पॉलिसी में हो रही है या नहीं हो रही। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जैसे कि आप जब बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल का बिल आता है। अब वो बिल या तो आप अपने पॉकेट से दे सकते हैं या फिर यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान या पॉलिसी है एंड उसके अंदर एक सम इंश्योर्ड है, लेट्स से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, तो उतने तक का बिल कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपके एवज में हॉस्पिटल को दे दीजिए। तो इसलिए आप उस कंपनी को साल भर का एक प्रीमियम देते हैं, आपकी हेल्थ कंडीशन, आपकी एज के अकॉर्डिंग और फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग। तो जनरली ये हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है एंड इसे हमें कंसीडर करना चाहिए। आज के एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल बिल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इमरजेंसीज़ कभी भी आ जाती है, इसलिए लेना चाहिए। तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ। बट लेते समय जो हमारे कन्फ्यूज़न्स है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है यहाँ पर पॉइंट है वो है को-पेमेंट। को-पेमेंट जनरली क्या होता है, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। यदि हमारी एज 30, 35, 40, 45 है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन यदि हमारे पेरेंट्स की बात हो, जिनकी 60 एंड अबव है, तो उनके लिए हमें कंसीडर कर सकते हैं। तो को-पेमेंट होता क्या है? आपके बिल का एक हिस्सा जो है आपको आपके पॉकेट से देना पड़ेगा यदि आप इस ऑप्शन को लेते हैं या इस पर साइन कर देते हैं। तो जनरली जिस पॉलिसी को आप देख रहे हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा कि को-पेमेंट का ऑप्शन ना हो। इट मीन्स यदि आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, आप हॉस्पिटल गए और आपका बिल 3 लाख रुपए आता है, तो 3 लाख में से 10 या 20% आपका को-पेमेंट होता है। लगभग 20% की बात करते हैं 3 लाख में से, तो वो होता है 60,000 रुपए। इट मीन्स आपने प्रीमियम दिया, आपका जो भी 10, 12, 15,000 रुपए प्रीमियम होगा ईयरली, लेकिन इस प्लान को पेमेंट ऑप्शन को लेने से आपका जो ईयरली प्रीमियम होगा वो 2,000, 3,000 रुपए कम हो जाएगा। तो शुरुआत में तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे हमारा प्रीमियम 2,000 रुपए सालाना कम हो गया, लेकिन एक ही हॉस्पिटल बिल में वो इससे 10 गुना ज़्यादा आपसे कवर कर लेंगे। तो इट्स बेटर टू अवॉइड को पेमेंट ऑप्शन एंड यदि 60 एज एंड अबव है, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज़ उस केस में ये कवरेज हेल्प करेगा। ये ऑप्शन हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जनरली इसको अवॉइड करना है यदि हम 30, 35, 40, 45 की एज तक 20, 30 के लिए ले रहे हैं तो। दूसरा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो है चेक फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन रूम रेंट लिमिट। तो जनरली कई सारे जो होते हैं यहाँ पर, जो रूम रेंट लिमिट की यदि मैं आपको बात करूँ, तो जनरली यहाँ पर क्या होता है कि आप जब प्लान लेते हैं तो वहाँ पर मेंशन होता है कि पर डे का जो भी आपका सम इंश्योर्ड है, रेट से 5 लाख का सम इंश्योर्ड है या 5 लाख तक का कंपनी आपके लिए पे करेगी मैक्सिमम। तो उसका 1% या 2%, तो जैसे कि 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, यदि 1% की बात करते हैं तो वो 5,000 रुपये होता है। मतलब आपका हॉस्पिटल का जो रूम है उसका रेंट 5 लाख तक, 5,000 तक की इनकी लिमिट है। अब आप 3 दिन के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स में स्पेस नहीं है या कोई अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पर उस रूम का रेंट ही 10,000 पर डे का आ रहा है, तो आपके पास तो लिमिट थी 5,000 पर डे। आप गए 10,000 पर डे के लिए, आपने सोचा 3 दिन के लिए तो रहना है, 3 दिन का बिल बनेगा 15,000 रुपए, 5,000, 5,000, 5,000 एक्स्ट्रा, बट ऐसा नहीं होता है। जनरली यदि मैं आपको बताऊँ तो वो 50% तक आपके बिल का आ जाता है, बिकॉज़ रूम रेंट के अंदर क्लॉज़ होते हैं जो आप यदि रीड करेंगे डिटेल में पॉलिसी में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि सर्जरी का बिल, सर्जन की फ़ीस, है ना? मेडिसिन की फ़ीस, बेड चार्जेज़, मेडिसिन चार्जेज़, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो वो हमें ऐसे नहीं दिखता, बट बिल जब आता है और आप को-पेमेंट इसमें रूम रेंट ऑप्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको एक्स्ट्रा देना होता है। 5,000 के बाद जितना भी पर डे का एवरेज बिल आता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो यू हैव टू अवॉइड दैट, और एल्स आपको मैक्सिमम चीज़ जो हमें देखनी है वो है चेक फॉर डिसीज़ वॉइस सबलिमिट्स। तो जनरली क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिसकी एक पर्टिकुलरली लिमिट फिक्स कर दी जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी में। जैसे हमारे घुटने का रिप्लेसमेंट हो, या फिर ओपन हार्ट वॉल सर्जरी हो, या फिर कुछ भी ऐसी बीमारी हो सकती है जिसपे खर्चा ज़्यादा आता है। तो जनरली कई सारी पॉलिसीज़ क्या करती है, एक लिमिट सेट कर देती है कि फॉर एन एग्जांपल इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम 3 लाख रुपए दे सकते हैं। हो सकता है उस बीमारी के लिए हॉस्पिटल जो है 5 लाख चार्ज कर रहा है। हो सकता है अगले 5 साल बाद उसके 5 लाख के खर्चे की वैल्यू 7 लाख हो जाए। बट यदि आपकी पॉलिसी में लिमिट 3 लाख की होगी, तो फिर कंपनी आपको, इंश्योरेंस कंपनी आपको 3 लाख ही देगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे लिमिट्स या तो बहुत ज़्यादा हो, दैट इज़ क्लोज टू 8 टू 10 लैक्स हो। तो यदि इन्फ्लेशन की वजह से उसके खर्चे या हॉस्पिटल बिल में बढ़ती भी है उस पर्टिकुलर बीमारी का खर्चा, तो भविष्य में उसको कवर कर सकें, या फिर ये ऑप्शन ना हो। तो जनरली ये आपको चेक करना है कि उसकी लिमिट बहुत कम तो नहीं है, 1 डेढ़ लाख रुपए तो नहीं है उस पर्टिकुलर बीमारी की। तो ये हमें जो है पॉलिसी लेते टाइम हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। गॉट माय पॉइंट? तो बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि लेट्स से हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर हमने देखा उसका बिल बना 5 लाख रुपीज़। अब 5 लाख रुपीज़ बना, हमें तो ध्यान था कि पॉलिसी में 5 लाख की लिमिट मिल रही है, बट यदि हमने इस पॉइंट को ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पे,
पॉलिसी लेते टाइम जो कि जनरली लोग यहाँ गलती करते हैं, तो उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या होगा कि 5 लाख का यहाँ पर मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरा 5 लाख का बिल कंपनी दे देगी, कैशलेस पेमेंट के तुरंत जो भी। पर जनरली होता क्या है, उस टाइम पे यदि उसको पता चला कि ये जो बीमारी है या ये जो डिसीज़ है, ये सब लिमिट के अंदर आता है, वहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइज़र जो कंपनी होगा इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, तो वो यदि आपको बताए सर आपकी पॉलिसी में यहाँ पर लिमिट तो सिर्फ़ 3 लाख की, तो हम सिर्फ़ 3 लाख का बिल देंगे, 2 लाख आपको आपकी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो उस केस में आपको समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है। तो यदि आप पॉलिसी लेने के पहले अवेयर रहेंगे, तो आप एक सही पॉलिसी आपके लिए ले पाएँगे। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। एंड इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है सीक लॉ वेटिंग पीरियड। तो जनरली इसमें क्या होता है लॉ वेटिंग पीरियड में कि आपको ये कोशिश करना है कि जो पिछली हमारी कोई प्री एक्जिस्टिंग बीमारी है, जैसे आज मैं इंश्योरेंस प्लान लेने की कोशिश कर रहा हूँ या लेने के लिए जा रहा हूँ या इंश्योरेंस प्लान्स में लेना चाहता हूँ और मुझे पहले से कोई 2, 4, 5, 10 साल पहले से कोई बीमारी है जिसका इलाज 2, 5, 10 हज़ार या महीने 2, 6 महीने में मुझे कराना पड़ता है। तो एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैं लूँगा तो मेरा हेल्थ चेकअप होगा तो मे बी मुझे उसे रिवील करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एंड वो चीज़ का इलाज का बिल पहले 2-4 सालों में कंपनी कवर नहीं करती बिकॉज़ वो बीमारी पहले से एक्जिस्टिंग है, राइट? तो इसके लिए कोशिश करना है कि कम से कम पीरियड हो 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पर 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वेटिंग पीरियड होता है तो इसका भी पॉलिसी में आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, क्योंकि जैसे आप पॉलिसी लेती है फर्स्ट मंथ में तो कोई कंसिडरेशन नहीं होता है कोई बीमारी, बट सिर्फ एक्सीडेंटल का कंसिडरेशन होता है। आफ्टर 1 मंथ सारी कंसिडरेशन होता है एक्सेप्ट प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, तो उसके लिए भी हमें 3 से 4 साल के कम का ही वेटिंग पीरियड यहाँ पर देखना है। पॉइंट यहाँ पर आता है ऑप्ट फॉर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर। उसमें क्या होता है जनरली कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के लिए आप जब बीमार होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन का प्लान करते हैं तो डॉक्टर आपको जनरली रिकमेंड करते हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको जो है यहाँ पर भर्ती होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में नहीं जाते, पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर फिर आपको बोलते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि पहले आपको एमआरआई करा लेना चाहिए, आपको ये ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए एंड आप उस 2, 4, 6 दिन के प्रोसेस में ही आप कम से कम 10, 15, 20, 25 हज़ार खर्च कर चुके होंगे एंड फिर डॉक्टर के पास आप जाते हैं रिपोर्ट लेकर, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि सीरियस इंजरी, सीरियस बीमारी, आपको एडमिट होना पड़ेगा। फिर आप एडमिट भी हो जाते हैं, 6-7 दिन के बाद आपकी छुट्टी होती है एंड उसके बाद में आप घर पर रेस्ट करते हैं एंड रेस्ट के बाद में 4-6 दिन का डॉक्टर के पास आप वापस कंसल्टेशन के लिए जाते हैं कि डॉक्टर मेरी जो प्रॉब्लम थी उसमें सुधार आया या पूरी तरह से खत्म हुई कि नहीं। आप वापस से सजेशन के लिए जाते हैं, कंसल्टेशन के लिए, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप एक बार वापस से रिपोर्ट करवा लीजिए या वापस से आपका रिपोर्ट होगा, मतलब हेल्थ चेकअप होगा एंड सारे एमआरआई का चेक होगा, ये सारा कुछ होगा एंड उसके बाद में पता चल जाए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई। तो इन दैट केस आप हॉस्पिटल के बाद में भी 20-25 हज़ार रुपये जो है चेकअप वगैरह में कर देते हैं डायग्नोस्टिक्स में। तो बेसिकली जो हॉस्पिटल में रहने के पहले 10, 15, 20, 25 दिन, 50 दिन में जो खर्च किया हॉस्पिटलाइजेशन में या फिर ट्रीटमेंट्स में एंड हॉस्पिटल से निकलने के बाद में जो आपने 25-50 दिनों के अंदर जो खर्च किया क्लोज टू 40-50,000, वो सब कुछ भी इस कंडीशन के इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें कवर होना चाहिए। तो ये आपको देखना है कि एटलीस्ट 30 दिन से 60 दिन का कवरेज हो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का, 30 दिन से 60 दिन का आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज भी होना चाहिए। चलते नेक्स्ट ऑप्शन पे जहाँ पर है अस फॉर रिस्टोरेशन बेनिफिट। लेट्स से कि आपका जो कवरेज है वो सम इंश्योर्ड मतलब कि 5 लाख तक का बिल आपका कंपनी दे सकती है। अब 5 लाख में वो 1 लाख हॉस्पिटल बिल भरे, 2, 3, 4 या 5 मैक्सिमम 6 का होता है तो आपको 1 लाख अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि जो टॉप लिमिट है आपकी सम इंश्योर्ड की, कोई 5 लाख जाता है, कोई 3 लाख, कोई 10 लाख भी जाता है। हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि हमारा 5 लाख का लिमिट है, मैं एंड मेरी वाइफ, हमने 5 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ। लेट्स से कभी किसी इमरजेंसी में मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ या कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है फैमिली मेंबर, तो क्या होगा कि उसे हॉस्पिटलाइज जाना पड़ा, 3 लाख रुपए का बिल बन गया। अब 5 लाख की मेरी लिमिट थी, इस ईयर के लिए 3 लाख रुपए हमने हॉस्पिटल का बिल दे दिया, अभी सिर्फ 2 लाख रुपए का हमारे पास लिमिट बची है इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि इनकेस अगले 6-7-8 महीनों में यदि मैं या मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज होती है, कुछ इमरजेंसी में से कुछ ट्रीटमेंट होता है, तो उस केस में क्या होगा, 2 लाख का ही हमारे पास लिमिट है। तो इन दैट केस कंपनीज या पॉलिसी क्या करती है कि आपका जो 3 लाख रुपए आपने स्पेंड कर दिया है इस पॉलिसी के अंदर से यूज कर लिया है, उसको वापस रिस्टोर कर देती है। इट मींस अगेन आफ्टर दिस बिल आप वापस से 5 लाख तक की लिमिट ही आपकी रहेगी। ऐसा नहीं हो कि आपको साल भर में सिर्फ 2 लाख खर्च करना है। तो दिस इज रिस्टोरेशन बेनिफिट, इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कवरेज फॉर ट्रीटमेंट। जो भी ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, ट्रीटमेंट लेना पड़ा, सर्जरी हुई, टाँके लगे, कुछ भी हुआ, बट उसमें 24 घंटे से कम ही हम हॉस्पिटल में रहे, तो जनरली पॉलिसीज क्या करती है 24 घंटे के बाद के ट्रीटमेंट को इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर करती है। बट यहाँ पर टेक केयर ऑप्शन के अंदर 24 घंटे से पहले जैसे कीमोथेरेपी हो गया, अपेंडिक्स हो गया, इसका किसी का भी ट्रीटमेंट हम लेते हैं जिसमें जनरली 24 घंटे के पहले छुट्टी हो जाती है, तो उस केस में ये चीज़ें आपका पॉलिसी के अंदर कवर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जल्दी से आते हैं, डोमिसिलरी एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है, आपको याद होगा कोविड टाइप सिचुएशन जहाँ पर हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी, हॉस्पिटल लोग जाना अवॉइड कर रहे थे, घर पर ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो उस केस में कुछ ऐसा इमरजेंसी में आप फील कर पा रहे कि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, कोई इमरजेंसी, तो उस केस पर यदि आप घर पर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, हॉस्पिटल केयर घर पर लेना चाहते हैं, किसी डॉक्टर की विजिट घर पर चाहते हैं, घर पर ही आपकी बॉटल लग रही है, वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है 1 से 2 दिन के लिए, तो उस बिल को भी कंसिडर किया जाता है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में अंदर, दैट इज डोमिसिलरी एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। इस पॉलिसी के अंदर ये ऑप्शन आपको होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। देन बोनस इन द केस ऑफ यू डोंट मेक क्लेम।
तो क्या होता है जनरली, लेट से आप अभी यंग है, आप अभी कोई बीमारी नहीं है आपको, एंड इस पूरा साल आपने निकल गया, पूरे साल में आपने 10-12 हज़ार प्रीमियम पे कर दिया, बट आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। आपका जो सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपीज़ का था, तो 5 लाख रुपीज़ में आपने 1 रुपया भी क्लेम नहीं किया। तो कंपनी के लिए तो अच्छा है, उसको तो 10,000 रुपए पूरे मिले, 12,000 का पूरा प्रीमियम मिला, बट आपने उसको यूज़ नहीं किया। मे बी आप नियर फ्यूचर कभी भी हॉस्पिटलाइज़ होंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर तो अगेन 5 लाख का प्रीमियम आपको मिल जाएगा, सम इंश्योर्ड। बट इन दिस सिचुएशन कंपनीज़ क्या करती है कि आपको बोनस देती है, जिसमें आपको 50, 60, 70 या 100% तक का जो आपका सम इंश्योर्ड अमाउंट था, वो आपका एड ऑन कर देती है। तो यदि आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड था, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपका 7.5 लाख या 10 लाख रुपए हो जाएगा, इन केस आपने कोई भी क्लेम नहीं किया है तो। तो हर पॉलिसी की अलग कंडीशन होती है, कोई 20%, कोई 30%, कोई 50%, कोई 100% भी करता है, राइट? सो इस तरीके से वो आपको एडिशनल बोनस मिलता है। इसके बाद आता है फ्री हेल्थ चेकअप्स एवरी ईयर। सो देयर आर सर्टेन पॉलिसीज जो आपको फ्री हेल्थ चेकअप्स का ऑप्शन देती है। तो साल में एक बार जो है आपका हेल्थ चेकअप होता है, जिससे कंपनीज को भी आइडिया लगता है कि आपकी हेल्थ परफॉर्मेंस कैसी है, एंड इवन यू कैन ऑल्सो नो कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं बन रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, ब्लड में हीमोग्लोबिन कैसा है, हर चीज़ आप चेक कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड ऑप्शन, यदि होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज देन नेक्स्ट इज कवर फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। समटाइम्स क्या होता है, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप जो है जनरल ट्रीटमेंट से केयर नहीं हो सकते, इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या यूनानी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसकी थेरेपी होती है 7 दिन 15 दिन की, तो उसमें भी आपका 20-25-30 हज़ार रुपये खर्च आता है। तो इन दैट केस इस वाला ऑप्शन यदि पॉलिसी आपको दे रही है, तो दैट इज गुड टू कंसिडर। उसमें क्या होता है कि आपका कोई ऐसा इशू होता है, तो 20-25 हज़ार का जो भी आपका खर्च अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जिसको हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कंसिडर कर रहे हैं, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट। तो जनरली कोई फैमिली प्लान करा, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ ने जो है हेल्थ प्लान कंसिडर किया दोनों के लिए कंबाइंड, तो हेल्थ 25 साल से यदि आप छोटे हैं एंड इफ़ यू आर मैरिड, तो आप अपनी वाइफ के साथ में 25 साथ में आप इसको प्लान कर सकते हैं। 25 साल से बड़े हैं तो आप अलग फैमिली कंसिडर होते हैं, 25 साल से छोटे होते हैं तो आप अपने पेरेंट के साथ ले सकते हैं। बट जनरली आपके पेरेंट्स की यदि एज ज़्यादा है, 45, 50, 55 है, तो आप उनकी एक अलग से मॉम-डैड की पॉलिसी बनवा सकते हैं। एंड फॉर यू एंड योर फैमिली, आप 25 साल से ज़्यादा है तो आप अपने लिए अलग पॉलिसी लेना पड़ेगा आपको, वो कुछ लॉज होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, राइट? सो मैटरनिटी बेनिफिट में क्या होता है कि यदि आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो जो भी मैटरनिटी के टाइम पे हॉस्पिटल में तो 1% रहेगा, हस्बैंड के पास वाइफ रहेंगी। जैसे यदि वाइफ के नाम पर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वाइफ ही रहेगी, हस्बैंड के नाम पर ले रहे हैं तो भी वाइफ रहेगी, मतलब वो फैमिली के लिए। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो भी 50-60,000 हॉस्पिटल का 7-8 डेज का बिल बनेगा, वो भी आप रिम्बर्स करा सकते थे। इन दैट केस यहाँ पर वो भी इसमें इंक्लूड रहता है मैटरनिटी बेनिफिट में। अब इसके बाद में कुछ चीज़ आती है, जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल, फिर कितना क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना अच्छा है। तो ये जो वेबसाइट का मैंने रेफरेंस लिया है डिट्टो, इसकी वेबसाइट भी आप, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डीपली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वीडियो भी वहाँ पर आपको एडिशनल मिल जाएगा।